गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं बल तथा गति के नियम। बल और गति का नियम पढ़ने वाले हैं, मतलब बल के बारे में और गति के नियम के बारे में पढ़ने वाले हैं अध्याय 9 में। ठीक है, अब पूरे पाठ के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा, कि पाठ के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है बल तथा गति के नियम। तो पहले हम बल के बारे में पढ़ेंगे, बल क्या होता है, फिर बल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, संतुलित बल और असंतुलित बल। ठीक है, तो बल यहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद गति के नियम में आएगा न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने गति का नियम दिया था, इसलिए उसके नाम से न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? 3 नियम। कितने नियम हैं? 3 नियम है। तो गति का प्रथम नियम ये रहा, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। गति का प्रथम नियम जड़त्व और द्रव्यमान इसमें उपयोग में आएगा। उसके बाद है गति का दूसरा नियम जो बल की कीमत देता है, बल का मान देता है। बल बराबर F गुणे A संवेग F गुणे M गुणे V, मात्रक संवेग, उसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये गति का दूसरा नियम में ये सब समझाएंगे। और गति के तीसरे नियम में तो सरल है, क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है वो, और संवेग संरक्षण का नियम, ये 2 चीज़ समझेंगे। तो पूरा पाठ इसी पे दिया हुआ है जो मैंने आपको ये समझाया। अब देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या हमको पढ़ना है। तो बल तथा गति के नियम इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहला है क्या बोलते हैं परिभाषा, बल क्या होता है, बल के बारे में। तो बल या किसी भी कार्य को करने में मदद करता है। सिंपल सी बात है, किसी से भी पूछेंगे, भले उसको पढ़ा लिखा हो ना पढ़ा, तो बल क्या है, बल क्या है। तो बल क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए आपको बल लगता है, यानी बल कार्य को करने में मदद करता है। दूसरा था, किसी भी कार्य को करने के लिए या तो हमें वस्तु खींचनी पड़ती है या धकेलनी पड़ती है। आपके घर का दरवाज़ा ले लो, या तो आप उसको ढकेलोगे खोलने के लिए और बंद करने के लिए खींचोगे, तो आप क्या कर रहे हो, इस पर बल लगा रहे हो। इसी खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। खींचने और धकेलने को ही बल कहा जाता है। साइकिल चला रहे हो, अपने पाँव से साइकिल पर बल लगा रहे हो, बल लग रहा है, उसे बल कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में क्या क्या है। दरवाज़ों को खोलने के लिए या तो दरवाज़ा खींचा जाता है या तो ढकेला जाता है। अलमारी की किसी भी दराज को खोलने के लिए खींचना पड़ता है और बंद करने के लिए धकेलना पड़ता है। ठीक है, अब बल का प्रभाव, बल का क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, देख लेते हैं। बल कैसे कैसे क्या क्या कर सकता है, बल में क्या क्या ताकत है, वो सब पढ़ लेते हैं। बल का प्रभाव, तो बल का क्या प्रभाव है, बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बनाता है। एक फुटबॉल की गेंद हो गई, ठीक है, अगर आप स्थिर है, फुटबॉल की गेंद कैसी है, स्थिर वस्तु है। ठीक है, अब क्या करोगे, जब आप उसको पैर से धक्का मारोगे, किक मारोगे, तो क्या हो जाएगी, वह गतिशील हो जाएगी। तो आपने क्या किया, धकेला, बल लगाया, तो बल लगा दिया तो गेंद क्या हो गई, गतिशील हो गई। तो पहला क्या प्रभाव पड़ेगा कि बल किसी स्थिर वस्तु को गतिशील बना देता है। ठीक है, अब दूसरा, बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। अब जो फुटबॉल की गेंद को आपने पाँव से मारा था, दूसरे खिलाड़ी ने क्या किया, उसको अपने पाँव से रोक दिया, उसने भी बल लगाया, फुटबॉल को रोकने के लिए उसने बल लगाया और फुटबॉल रुक गई। तो बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। बल किसी गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है। कोई दौड़ती दौड़ती आ रही है, आप बीच में आ गए तो वो रुक जाएगी। जैसे गाड़ियों में ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी है, आपने इस पर ब्रेक लगाया, अब ब्रेक लगने से गाड़ी रुक गई, कौन सा बल लगा, घर्षण बल लग रहा है, घर्षण बल लग रहा है ना। बल किसी भी गतिशील वस्तु की दिशा बदल देता है। ठीक है, जैसे आपको किसी ने, आप क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, अब बॉल आपके पास सीधी सीधी आ रही है, अब आपने क्या किया, बल लगाया और उसकी दिशा
वस्तु की दिशा बदल गई। गतिशील तो है ही, रुकी नहीं, लेकिन उसकी दिशा बदल गई। तो वहाँ पे भी आपने बल लगाया, क्रिकेटर ने बल लगाया। और इसका उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे साइकिल हैंडल पर बल लगाने से उसकी दिशा बदल जाती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो और आपको साइकिल को घुमाना है, उसकी दिशा में बदलाव करना है, तो क्या करोगे आप? उसके हैंडल पर बल लगाओगे अपने हाथ से। इसी प्रकार कार का स्टीयरिंग घुमाने से दिशा बदल जाती है। कार चला रहे हो आप, कार का जो स्टीयरिंग है उसको आप घुमाओगे तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। ठीक है। बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन कर देता है। ये तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, जब दिशा बदल देगा तो उसके वेग में परिवर्तन भी कर सकता है। जैसे कोई चीज़ आ रही है, आपने बॉल फेंक दिया ज़मीन पे नीचे, तो आप देखो बॉल धीरे धीरे क्या होगी? उसकी गति धीरे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि घर्षण बल लग रहा है। ठीक है। या तो आप खड़े हो, आपको दौड़ते दौड़ते कोई आपसे आके टकराया तो थोड़ा स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, उसके बाद दौड़ेगा। तो बल किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन, यहाँ पे क्या आएगा? में आएगा। वेग में परिवर्तन कर देता है। त्वरित करने से किसी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है। त्वरित का मतलब होता है एक्सीलेटर। त्वरित का मतलब क्या होता है? त्वरण। हम इसके पहले वाले पाठ में पढ़ चुके हैं, गति वाले पाठ में त्वरण क्या होता है। अब त्वरण को आपको खाली इतना ही समझना है कि आपके पास जो गाड़ी है, बाइक है, उसके अंदर जो एक्सीलेटर है वही त्वरण है। जब आपको गति को बढ़ाना है या गति को कम करना है तो आपको एक्सीलेटर दबाना पड़ेगा, तो वही एक्सीलेटर को त्वरित कहते हैं। करने से किसी वाहन के वेग को बढ़ाया जा सकता है और ब्रेक लगाने से इसके वेग को कम किया जा सकता है। ठीक है। बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। आपने गुब्बारा ले लिया, आप क्या कर रहे हो? इधर से भी बल लगा रहे हो, इधर से भी बल लगा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ये पतला हो जाएगा, तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन होगा। तो बल किसी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। जैसे हथौड़ा मारने से किसी भी पत्थर के कई टुकड़े हो जाते हैं। ये भी एक अच्छा उदाहरण है। हथौड़ा लिया, आपने मार दिया, अब पत्थर का आकार कैसे था? अब छोटे टुकड़े में बदल गया, उसका आकार आकृति बदल गई। अब बल दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया था। बल दो प्रकार के, एक तो संतुलित बल होता है और एक असंतुलित बल होता है। संतुलित बल और असंतुलित बल क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो, संतुलित बल के अंदर बल संतुलित कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी यानी नेट बल शून्य हो जाता है। परिणामी और नेट बल शून्य हो जाता है। अब जैसे ये एक समझ लो टेबल है, यहाँ पे इस तरफ से एक लड़का बल लगा रहा है। एक लड़का जो है यहाँ से इस तरह से बल लगा रहा है और दूसरी तरफ भी ये लड़का इस तरह से बल लगा रहा है। अब दोनों सेम बल लगा रहे हैं, इक्वल बल लगा रहे हैं, समान बल लगा रहे हैं। समझ में आया? इसलिए समान बल लगा रहे हैं। अब ये चीज़ ना तो इधर जाएगी और ना तो इधर जाएगी, इधर के इधर ही खड़े रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच का जो बल है, दोनों का जो बल है वो समान है। और बल समान है तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निष्प्रभाव कर देते हैं। इसके ऊपर कोई बल नहीं लगा टेबल के ऊपर, इसको कर देते हैं निष्प्रभाव, तो उसे बोलेंगे संतुलित बल। तो बल संतुलित कहे जाते हैं जब वे एक दूसरे को निष्प्रभावी करते हैं और उनका परिणामी बल शून्य हो जाता है। अभी 2 न्यूटन ये लगा रहा है और 2 न्यूटन ये लगा रहा है, दोनों विरुद्ध दिशा में है, तो इसका बल क्या हो जाएगा? 0 न्यूटन। ऐसे खुद खिसकेगी नहीं टेबल। उदाहरण, अब देखो उदाहरण देख लेते हैं। रस्साकसी के खेल में आप लोगों ने रस्साकसी का खेल खेला होगा। एक रस्सी को लेकर 2 जन खींचते हैं, मतलब दोनों तरफ से खींचा जाता है, बहुत लोग होते हैं। में जब दोनों टीम रस्से को बराबर बल से खींचती हैं, दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? कुल बल कितना हो जाएगा? परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0 होगा। और दोनों टीमें अपने अपने स्थान पर स्थिर बनी रहेंगी। जैसे दोनों लड़के टेबल को ढकेल रहे थे,
इस दशा में दोनों टीमों द्वारा रस्से पर लगाया गया बल क्या हो कहलाएगा? संतुलित बल कहलाएगा। समान बल, दोनों तरफ से समान बल लग रहा है तो समान से संतुलित ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये संतुलित बल हो गया, जिसका परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। संतुलित बल किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है। संतुलित बल कैसे परिवर्तन? बल जब परिणामी जीरो हो जाएगा, परिणामी बल जीरो हो जाएगा तो किसी की अवस्था में परिवर्तन कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह बल समान परिणाम का होता है। दोनों तरफ समान होगा तो किसी भी वस्तु में परिवर्तन होगा ही नहीं, परंतु विपरीत दिशा में होता है। समान होगा, मैंने बताया समान होगा बट विपरीत दिशा में होगा, इसलिए क्या होगा? जब बल ही नहीं लगेगा तो वस्तु में परिवर्तन ही नहीं होगा। इसके बाद है संतुलित बल किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है। संतुलित बल लगा रहे हो आप लोगों ने संतुलित बल लगाया है, दो लड़के खड़े हो गए, बट बीच में समझ लो प्लास्टिक का डब्बा है। अब बल लग रहा है लेकिन प्लास्टिक का डब्बा क्या होगा? पिचक जाएगा। प्लास्टिक का जब डब्बा कैसे होगा? पिचक जाएगा, यानी उसकी आकृति और आकार में क्या हो जाएगा? परिवर्तन कर देगा। उदाहरण, फूले हुए गुब्बारे पर अगर दोनों दिशाओं से बल लगे तो गुब्बारे की आकृति और आकार दोनों में परिवर्तन हो जाता है। अब गुब्बारा लेके आपने दोनों हाथ के बीच में रख दिया और दबा रहे हो तो उसकी आकृति और आकार में परिवर्तन कर देता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं असंतुलित बल। अब जब उसका ये संतुलित बल है, दोनों समान थे, अब असंतुलित में क्या होगा? एक ताकतवर होगा और एक बेचारा कमज़ोर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ताकतवर धक्का मारेगा तो जो कमज़ोर है उसकी क्या हालत होगी, ठीक है। तो असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहा जा सकता है। अब शून्य कब नहीं होगा? जैसे ये टेबल है, मैंने आपको बोला ये टेबल है, यहाँ पे एक लड़का है वो बल लगा रहा है 4 न्यूटन का। 4 न्यूटन, बल को न्यूटन में मापा जाता है, और ये जो लड़का है ये यहाँ से लगा रहा है 6 न्यूटन। 6 न्यूटन, तो ये 6 न्यूटन लगा रहा है, ये 4 न्यूटन लगा रहा है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा? 6 में से 4 को निकाल दो तो 2 न्यूटन का बल इस दिशा में लगेगा। तो ये आपका हो गया असंतुलित बल। कौन सा बल हो गया? ये असंतुलित बल हो गया। तो असंतुलित बल जब किसी वस्तु पर लगे अनेक बलों का परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो उस बल को असंतुलित बल कहते हैं। कैसे? देख लेते हैं। तो असंतुलित बल निम्नलिखित से प्रभाव दिखा सकता है। जैसे संतुलित बल का प्रभाव था, ऐसे क्या होगा? असंतुलित बल का भी प्रभाव दिखाई देगा, ठीक है। तब किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। सिंपल सी बात है, सारे नियम आ जाएंगे। अब सारे नियम लगेंगे ऊपर वाला जो हमने पढ़ा था, बल संतुलित बल और बल के सारे नियम होंगे। किसी भी स्थिर वस्तु को गतिशील कर देगा, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को बढ़ा देगा, किसी भी गतिशील वस्तु के वेग को कम कर सकता है, किसी भी गतिशील वस्तु को स्थिर बना सकता है, किसी भी वस्तु के आकृति एवं आकार में परिवर्तन कर देगा। अब संतुलित और असंतुलित में एक बल यही प्रभाव है जो दोनों में सामान्य, दोनों में कॉमन है, कि किसी भी वस्तु की आकृति और आकार दोनों में बदल जाते हैं। अब आ जाते हैं हम गति के नियम के बारे में। तो गति के नियम के बारे में तो क्या हुआ? सबसे पहले गैलीलियो वैज्ञानिक था, ने अपने प्रयोगों के प्रेक्षण से निष्कर्ष निकाला कि कोई गतिशील वस्तु तब तक स्थिर या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पे कार्य नहीं करता। अब इसको समझने की कोशिश करो। जैसे ये गेंद है, ये क्या है? आपके पास गेंद है। अब अगर ये गेंद को आप ऐसे ही रहने दो, इस पर कोई बल मत लगाओ, कोई भी बल मत लगाओ, कोई भी बल नहीं लग रहा है, तो ये गेंद क्या करेगी? यहीं की यहीं पड़ी रहेगी, हमेशा पड़ी रहेगी, बहुत सालों तक पड़ी रहेगी, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर कोई प्रकार का बल नहीं लग रहा है। अब समझ लो कि अब एक गेंद जो अपने पास है, ये वाली गेंद, इस पर आपने बल लगा दिया,
इसको एक बार बल लगा दिया यानी गतिशील हो गई है ये। कैसी हो गई है ये? गतिशील। वो स्थिर थी, ये गतिशील हो गई। अब जब ये गतिशील हो गई है तो ये कभी नहीं रुकेगी, जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी पूरी ज़िंदगी। कब तक नहीं रुकेगी? जब तक इस पर कोई बल ना लगता हो, बाह्य बल, अंदर से कोई बल ना लगता हो, छुपा हुआ कोई बल ना लगता हो, तब तक ये रुकेगी नहीं। अब आप सोचो कि अगर आप गेंद को लुढ़का देते हो तो धीरे, पहले तो तेज़ रहती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे धीमी होती है, उसके बाद रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी विरुद्ध दिशा में घर्षण बल लगता है, उसकी विरुद्ध दिशा में घर्षण बल लगता है, और दूसरा उसकी नीचे की दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण नीचे की, मतलब पृथ्वी उसको अपनी तरफ खींचती है, उस बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, वो हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो घर्षण बल लगता है। तो यही तो पहले नियम में बताया गैलीलियो ने कि कोई गतिशील वस्तु है, कोई गतिशील गेंद है, तब तक स्थिर रहेगी या नियत वेग से गति करती रहेगी जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इस पर कार्य नहीं करे। जब तक आप इस पर कोई बल नहीं लगाते तब तक। अर्थात कोई भी असंतुलित बल वस्तु पर नहीं लग रहा है। प्रायोगिक रूप से यह असंभव है कि किसी भी वस्तु पर शून्य असंतुलित बल लगे। प्रायोगिक रूप से असंतुलित बल कभी नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि आपने अगर गेंद को छोड़ दिया है तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि गेंद रुके नहीं, क्योंकि उसके ऊपर घर्षण बल तो लगेगा ही, घर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब देखो आप चले जाओ ग्रह पे, अलग अलग ग्रह, और या अवकाश में चले जाओ, वहाँ पे जाने के बाद आपको पता चलेगा, अगर आपने वहाँ पे गेंद को फेंक दिया है ना, एक बार गेंद फेंक दिया तो गेंद घूमती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, कभी नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई बल, किसी भी प्रकार का, शून्य अवकाश में किसी भी प्रकार का बल वहाँ नहीं लगता। अब देखो, क्योंकि घर्षण बल, वायु दाब और अन्य कई तरह के बल वस्तु पर लगते हैं। अब घर्षण बल तो आप जानते हो, 8वीं में पढ़ चुके हो। और वायु दाब क्या होता है ये भी आप 8वीं में पढ़ चुके हो। वायु दाब क्या होता है कि हम जहाँ रहते हैं ना, हवा का दबाव होता है, हवा का दबाव होता है, वो भी तो हर चीज़ पे लगता है। हमारे शरीर पे लगेगा, बॉल पे लगेगा, बेंच पे लगेगा, हर जगह। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे चढ़ते जाते हैं हवा का दबाव कम होता जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया गति का पहला नियम। अब गति का जो पहला नियम है उसी को समझना है हमको कि न्यूटन की गति के नियम। तो न्यूटन ने क्या किया, गैलीलियो के सिद्धांतों का अध्ययन किया, उसने मेहनत की, सारा गैलीलियो ने ढूंढा, बस उसने क्या किया, उसको अपडेट किया और वस्तुओं की गति का विस्तृत अध्ययन किया और गति के 3 मूल नियम प्रस्तुत किए। उसने गति के 3 नियम बनाए, तो जिसमें न्यूटन की गति का प्रथम नियम है जो हमने पढ़ा, वो कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपनी विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगाया जाए। अब ये रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, इसको थोड़ा भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा प्रश्न दिया है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या होगा, कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था, मैंने बोला था आपको, गेंद अगर विराम अवस्था में है तो जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा वो हिलेगी ही नहीं। और ऐसे ही कोई बॉल अगर गति कर रही है, कोई गेंद अगर गति कर रही है रैखिक अवस्था में, तो वैसे ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित, बाहर से कोई असंतुलित बल ना लगाया जाए, बल कार्य ना करे। ठीक है, अब इसी को व्याख्यान में समझ लेते हैं। ये तो न्यूटन की गति का विधान हो गया, अब व्याख्यान में समझ लेते हैं। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह वस्तु तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि कोई ही बाह्य बल उस गति को प्रदान नहीं कर देता, उसे गति प्रदान नहीं कर देता। बॉल पड़ी है, गेंद पड़ी है, वो स्थिर रहेगी कब तक, जब तक आप अपने लात से, अपने पैर से उसको गति प्रदान नहीं कर देते। इसी प्रकार अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल उसको रोक नहीं देता है। कोई चीज़ आपने, मैंने बोला आपको, गेंद को फेंक दिया, किसी भी चीज़ को फेंका आपने, गति करने लगी, तब क्या होगा, उस पर घर्षण बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वायु का दबाव लगेगा, तो वो रुक जाएगी। इसका मतलब वो भी तो सारे के सारे क्या हुए, बल हुए ना,
तो गतिशील रहेगी जब तक कोई बाह्य बल लग रहा है उस पर। इसका मतलब सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। सभी वस्तुएं अपनी विद्यमान अवस्था में किसी परिवर्तन का विरोध करती हैं। किसी भी अवस्था में परिवर्तन सिर्फ बाह्य बल से ही हो सकता है। परिवर्तन का विरोध तो हम भी करते हैं बेटा। पापा ने बोला ऐसा करना है, मोबाइल में रख दो, गेम मत खेलो, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। ये काम करना है, वो करना है, परिवर्तन हो रहा है, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। तो हम भी परिवर्तन का विरोध करते हैं, तो चीज़ें भी परिवर्तन का विरोध करती हैं। समझ में आ रहा है? तो इसी जो चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे, जो ये चीज़ें परिवर्तन का विरोध करती हैं, अगर आप इस पे बल लगा रहे हो ये, तो उसको क्या बोलते हैं पता है आपको? उसको आगे हम पढ़ते हैं, उसकी जड़ता बोलते हैं। जड़ता, जैसे बोलेंगे ना ये आदमी कितना जड़ है, कितना जड़ आदमी है, इसका दिमाग एकदम जड़ है। जड़ का मतलब क्या हो गया? जड़ का मतलब ऐसा हो गया, जड़ता। तो जड़ का मतलब क्या हो गया? आप उसको कितना भी डांटो, कितना भी चिल्लाओ, कितना भी कुछ बोलो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसको जड़ से जड़ता बन गया। तो दैनिक जीवन में न्यूटन गति का नियम का क्या उपयोग है वो देख लेते हैं। अब देखो, एक व्यक्ति अगर बस में खड़ा है और अचानक बस चलने लगी तो वह गति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और व्यक्ति दोनों ही विराम अवस्था में हैं। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ जाते हैं, परंतु शरीर का अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में ही रहता है। अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब बस चलती है तो आपका जो पैर है वो क्या होता है? बस के साथ नीचे जुड़ा होता है। बस के साथ क्या होता है? जुड़ा होता है। तो वो जब बस गति करती है तो आपका जो पैर है वो भी गति करने लगता है। लेकिन जो ऊपर का भाग है, पेट से ऊपर का भाग है, वो तो डायरेक्ट जुड़ा नहीं हुआ है। तब वो क्या करता है? वो उसके अंदर जड़ता होती है, शरीर के अंदर जड़ता होती है। तो क्या होगा? जब ब्रेक मारा जाएगा या बस को चलाया जाएगा, रुकी बस को, तब व्यक्ति पीछे की तरफ गिरेगा, क्योंकि बस और व्यक्ति दोनों विराम अवस्था में हैं। बस के चलने से व्यक्ति के पैर तो गति में आ गए, परंतु शरीर का ऊपर का भाग, अतिरिक्त भाग विराम अवस्था में ही रहता है। अब इसी कारण व्यक्ति पीछे की तरफ गिर जाता है। इसी कारण व्यक्ति, कभी आपने सोचा था ऐसा होता है? पैर तो आपके गति कर रहे हैं, अचानक जैसे खड़े हैं, पैर आपका जुड़ा हुआ है बस के साथ, बस रुकी हुई, अचानक जोर से उसने बस चला दी, तो आपके पैर तो बस के साथ जुड़े हुए हैं। समझ में आया? तो बस में जो होगा वो पैर को पता चल जाएगा। लेकिन ऊपर का जो भाग है वो कैसा है? वो तो विराम अवस्था में है। तो क्या हो जाएगा? वो विराम अवस्था में होने के कारण उसका विरोध करेगा जड़ता का, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे। ऐसे ही हम बस में अगर सीट पर बैठे हुए हैं और आराम से बैठे हो, तो हमारा पैर जो है वो बस के साथ जुड़ा हुआ है। तब जब गतिमान बस गति कर रही है, बस क्या कर रही है? गति कर रही है। लेकिन जब वो ब्रेक मारेगा तो हमारे पाँव तो बस के साथ गति करते रहेंगे, लेकिन हमारा शरीर क्या होगा? हमारे पैर तो रुक जाएंगे। बस रुकेगी तो पैर रुक जाएंगे, क्योंकि बस और पैर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा शरीर क्या है? वो गतिमान रहेगा। हमारा शरीर क्या करेगा? वो बस के साथ गतिमान रहेगा, उसको पता ही नहीं होगा। तो जब ब्रेक लगेगी तो हमको झटका लगता है, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चलती बस में खड़ा है और अचानक बस रुक जाती है तो वह व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। जब बस चल रही होती है तो व्यक्ति भी गति में होता है। समझ में आया? अब इसमें दिया है ऊपर वाले में कि जब बस रुकी हुई है, बस में खड़ा है और बस कैसी रुकी, अचानक चलती है, तो जब अचानक चलती है तो आप देखना पीछे की ओर गिरने लगते हैं। क्यों? शरीर पाँव स्थिर है, बस भी स्थिर है, लेकिन जैसे गति करती है तो पाँव गति करने लगता है, लेकिन जो शरीर का ऊपर का भाग है वो जड़ता के नियम के कारण क्या करता है? वो स्थिर रहने की कोशिश करता है, ज़बरदस्ती स्थिर रहने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसको क्या लगता है? पीछे की तरफ गिरने लगता है। और इसका उल्टा होता है कि जब आदमी चलती हुई बस में खड़ा है तो उसके पैर जो हैं वो गतिमान हैं, पैर जो गतिमान। जब ब्रेक रखती है तो पैर भी रुक जाता है, लेकिन जो ऊपर का भाग है वो तो गतिमान रहता है। इसलिए हम क्या करते हैं? गति आगे की तरफ हो रही है
तो क्या होगा, शरीर आगे की तरफ, हमारा सिर आगे की तरफ झुक जाएगा, हमारा सिर आगे की तरफ झुक जाएगा। ब्रेक लगाने से बस की गति कम हो जाती है या रुक जाती है। इससे व्यक्ति की पैर भी विराम अवस्था में आ जाते हैं। अब ब्रेक के साथ, बस के साथ पांव जुड़े हुए हैं, इसलिए बस अगर विराम अवस्था में आएगी तो आपके पैर भी विराम अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन जो ऊपर का भाग है, जो गतिमान है, वो जड़ता के कारण वो विरोध करेगा, उसको पता ही नहीं है कि बस रुकी है, पाँव वाले को पता है, तो हम आगे की तरफ झुक जाएंगे, परंतु उसका शरीर गति में रहता है, जिसके कारण व्यक्ति आगे की तरफ गिरता है। अब देखो आगे का उदाहरण देख लेते हैं। गीले कपड़ों को तार पर सुखाने से पहले कपड़े को कई बार झटकने से पानी की बूंदें नीचे गिर जाती हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कपड़े को झटकने से कपड़ा गति में आ जाता। आप कपड़े को झटक रहे हो तो कपड़ा गति में आ गया, कपड़ा गति में आ गया। और पानी की बूंदें क्या होती हैं, विराम अवस्था में रहती हैं। पानी की बूंदें क्या होती हैं, विराम अवस्था में रुकी होती है, इसलिए उनको निकल जाती हैं। अगर पानी की बूंदें भी उनके साथ ही गति करने लगे ना, तो आप झटकते रहो, पानी बाहर ही नहीं निकलेगा, पानी बाहर ही नहीं निकलेगा। तो इसी वजह से कपड़ों से अलग हो जाती हैं, वो विराम अवस्था में रहती हैं और कपड़ा गति करने लगता है, इसलिए वो बूंदें पानी सब कपड़े में से अलग हो जाती हैं। दोनों गति करेंगे तो निकलेगा ही नहीं और जमीन पर गिर जाती हैं। आप देखते हैं, अब थोड़ा हम कैरम खेल लेते हैं। एक स्ट्राइकर को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर कैरम की गोटियां की सबसे नीचे वाली गोटी पर टकराने से नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी बाहर आ जाती है और नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। हाँ, ये देखो, ये आप लोगों ने खेला होगा, इस तरह से गोटियां होती हैं बहुत सारी, इस तरह से कैरम की गोटियां होती हैं, कैरम की बहुत सारी गोटियां होंगी। जब आप नीचे वाली कैरम की गोटी को जोर से मारते हो तो ये क्या होती है, गतिशील हो जाती है, गतिशील होती है, ये बाहर निकल जाती है, गतिशील होके बाहर निकल जाती है, गतिशील होकर क्या हो जाती है, ये बाहर निकल जाती है। लेकिन बाकी की ये जो गोटियां हैं, ये निकलने के बाद ये अपने एक इधर के इधर ही पड़ी रहती है। क्यों, ये जड़ता के नियम का पालन करती हैं, क्योंकि धक्का तो इसको लगा है, हम क्यों परिवर्तित हों, तो वो अपनी जगह पे गिर पड़ती, नीचे वाली गोटी घसक जाती, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया आपको, नीचे वाली गोटी बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपने जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती हैं। अब कारों में सीट बेल्ट इसीलिए बांधा जाता है, यात्रियों को अचानक ब्रेक लगने से लगने वाले झटकों की वजह से गिरने से बचाती। जो सीट बेल्ट है, आप जब भी एक्सीडेंट होता है, झटका लगता है, तो आपका सिर जो है वो आगे टकरा ना जाए, क्योंकि आपके पैर कार के साथ, अगर कार गतिमान है तो गति में रहेगी और कार रुकी हुई है तो विराम अवस्था में रहेगी। लेकिन जो ऊपर का भाग है वो उसको पता ही नहीं चलेगा, वो जड़ता के नियम का पालन करेगा, वो उसके नियम को अगर कार अचानक रुक गई, उसको पता नहीं है, तो वो आगे की तरफ झटका खाएगा और उससे सिर में चोट आ सकती है। ठीक है, अब इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा जड़त्व के बारे में। ओके, ठीक है।